हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आरएस नोट्स पर। और आशा करता हूं दोस्तों आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों आपका रीट का एग्जाम होने जा रहा है, तो उसके लिए रीट सीरीज सॉल्यूशन में आपके लिए लेके आए हैं दोस्तों। दोस्तों आज का विषय है गणित शिक्षण विधियाँ। गणित के ऐसे प्रश्न आपको इस वीडियो में करवाए जाएंगे दोस्तों, जो कि बार बार रीट के एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं। दोस्तों जो क्वेश्चन होंगे ये लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए होंगे। दोस्तों टोटल जो है 60 यानी 60 क्वेश्चन होंगे, जो कि वो क्वेश्चन हैं जो कि बार बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों यही वीडियो है जो कि आपके एग्जाम्स में 20 से 25 नंबर जो है मैथ में दिलवा सकती है। तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, एक भी क्वेश्चन मिस ना कीजिएगा। तो आइए दोस्तों शुरू करें। पहला देखिए, खेल विधि के जन्मदाता कौन थे? खेल विधि के जन्मदाता कौन थे? ऑप्शन 4 हैं दोस्तों, हेनरी कोल्डवेल, कुक, मोंटेसरी, फ्रोबेल या गिलफोर्ड। खेल विधि के जन्मदाता थे दोस्तों, याद रखिएगा, हेनरी कोल्डवेल कुक। ऑप्शन पहला इसका जवाब होगा दोस्तों। कौन थे खेल विधि के जन्मदाता? हेनरी कोल्डवेल कुक, ऑप्शन पहला दोस्तों। ठीक है, अगला देखिए, एक अध्यापक पाठ विकास करते हुए सूत्र स्थापित करता है, बताइए हर्बर्ट की पंचपदी में वह किस पद में है? एक अध्यापक जो है पाठ विकास करते हुए सूत्र स्थापित करता है, बताइए हर्बर्ट की वह पंचपदी में किस पद में है? ऑप्शन हैं प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, अभ्यास कार्य या उद्देश्य कथन। तो ये है दोस्तों प्रस्तुतिकरण, वो है प्रस्तुतिकरण की पद में जब वो सूत्र स्थापित करता है अध्यापक। तो दूसरा ऑप्शन इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, एक भी क्वेश्चन मिस ना कीजिएगा दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन जो बार बार पूछे जाते हैं। अगला, क्रियात्मक गणित क्या है? क्रियात्मक गणित क्या है? तो ये होता है दोस्तों नापतोल के बारे में, समय के बारे में और क्षेत्रफल, तीनों के बारे में जो है होता है। तो ऑप्शन 4 इसका जवाब होगा दोस्तों, उपरोक्त सभी। ठीक है, क्रियात्मक गणित जो है नापतोल, समय और क्षेत्रफल तीनों के लिए होता है दोस्तों। ठीक है, अगला देखिए, छात्र गणित में त्रुटि पता लगाकर उसे ठीक कर सकते हैं, यह विशिष्टता किस प्राप्त उद्देश्य में है? छात्र जो है गणित में त्रुटि पता लगाकर उसे ठीक कर सकते हैं, यह विशिष्टता किस पर्याय उद्देश्य की है? तो किसकी है दोस्तों? ये होती है अवबोध की। जब बालक को जो है त्रुटि का पता लगाकर वो ठीक कर सकता है उस समय, तो वो अवबोध उसका पर्याय है। तो ऑप्शन दूसरा इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, अगला देखिए, विश्लेषण विधि की पूरक विधि किसे कहा जाता है? विश्लेषण विधि की जो पूरक विधि है उसे किसको कहा जाता है? पूरक विधि। चार ऑप्शन हैं दोस्तों, आगमन विधि को, निगमन विधि को, संश्लेषण विधि को या निरीक्षित स्वाध्याय विधि को। तो विश्लेषण विधि की पूरक विधि कहा जाता है दोस्तों संश्लेषण विधि को। ऑप्शन 4 इसका जवाब होगा। ठीक है दोस्तों, अगला देखिए, संश्लेषण विधि क्या है? संश्लेषण विधि क्या है? तो इसका आंसर बता दे रहे हैं सीधा दोस्तों, ये है खंडित समस्या को पुनः एकत्रित करना जो है संश्लेषण विधि कहलाता है। तो ऑप्शन दूसरा इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, खंडित समस्या को पुनः एकत्रित करके उसको सोल्व करना वो संश्लेषण विधि का एक भाग है। तो ऑप्शन दूसरा इसका जवाब होगा दोस्तों, याद रखिएगा। अगला है, बेलनाकार आकृति का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सर्वश्रेष्ठ शिक्षण विधि कौन सी है? जो बेलनाकार आकृति होती है दोस्तों, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सर्वश्रेष्ठ शिक्षण विधि कौन सी है?
तो दोस्तों ये होती है आगमन निगमन विधि, दोनों ही ये होती हैं दोस्तों। तो ऑप्शन पहला इसका जवाब होगा। आगमन निगमन विधि दोनों ही जो हैं दोस्तों बेलनाकार आकृति का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सर्वश्रेष्ठ शिक्षण विधियां हैं दोस्तों। तो ऑप्शन पहला दोस्तों, ठीक है। अगला है, छोटी कक्षाओं में गणित की निरस्ता दूर करने के लिए उपयुक्त शिक्षण विधि कौन सी है। छोटी कक्षाओं में गणित की निरस्ता को, यानी जब बोरियत होने लगती है बच्चों को, तो उसमें दूर करने के लिए, उसको दूर करने के लिए उपयुक्त शिक्षण विधि कौन सी है। क्या वो आगमन विधि है, खेल मनोरंजन विधि है, प्रदर्शन विधि है, विश्लेषण विधि है। तो दोस्तों जब बच्चों को निरस्ता होती है, बच्चों को छोटी कक्षाओं में गणित सिखाते समय, तो उस समय खेल मनोरंजन विधि का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन दूसरा इसका जवाब होगा दोस्तों, ठीक है। अगला देखिए, रेखागणित के प्रश्नों को हल करना किस विधि से उपयुक्त है। रेखागणित के प्रश्नों को हल करना किस विधि से उपयुक्त है। चार ऑप्शन दोस्तों, निगमन विधि, आगमन, प्रयोजन और विश्लेषण। तो रेखागणित के प्रश्नों को दोस्तों हल किया जाता है, ये किया जाता है विश्लेषण विधि द्वारा। ऑप्शन फोर्थ इसका जवाब होगा दोस्तों। विश्लेषण विधि द्वारा जो है रेखागणित के प्रश्नों को हल किया जाता है, याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। अगला है, गणित सभी विज्ञानों का प्रवेश द्वार तथा कुंजी है, यह कथन किसने कहा। गणित जो है सभी विज्ञानों का प्रवेश द्वार तथा कुंजी है, यह कथन किसका है। ऑप्शन हैं पियर्स, होगबेग, बेकन या आइंस्टीन। तो दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये कहा था बेकन ने। ऑप्शन तीसरा इसका जवाब होगा दोस्तों, बेकन ने कथन कहा था, याद रखिए दोस्तों, ठीक है। अगला है, गणित क्या है। यह उस मानव चिंतन का प्रतिफल है जो अनुभवों से स्वतंत्र है तथा सत्य के अनुरूप है, कथन किसका है। गणित क्या है, यह उस मानव चिंतन का प्रतिफल है जो अनुभवों से स्वतंत्र है तथा सत्य के अनुरूप है, यह कथन किसने कहा था दोस्तों। गणित की परिभाषा किसने दी थी दोस्तों। बहुत ही महान वैज्ञानिक हुए हैं आइंस्टीन, इन्होंने बात कही थी, ये कथन कहा था गणित के विषय में। तो ऑप्शन तीसरा इसका जवाब होगा दोस्तों, ठीक है। अगला देखिए, सूत्र प्रणाली का दोष क्या है। सूत्र प्रणाली का दोष क्या है। चार ऑप्शन दोस्तों, रटने पर आधारित, बाल केंद्रित नहीं है, समझ को कम महत्व दिया जाता है, या उपरोक्त सभी। तो सूत्र प्रणाली का एक दोष है दोस्तों, रटने पर आधारित है, ये बाल केंद्रित नहीं है, समझ को कम महत्व दिया जाता है। तीनों ही बातें दोस्तों सूत्र प्रणाली के दोष हैं। तो उपरोक्त सभी इसका जवाब होगा ऑप्शन फोर्थ, ठीक है दोस्तों। अगला देखिए, गणित शिक्षण हेतु निम्न में से कौन सबसे उपयुक्त विधि है। गणित शिक्षण हेतु निम्न में से कौन सबसे उपयुक्त विधि है। भूमिका निर्वहन विधि, व्याख्यान, पाठ्यपुस्तक विधि या आगमन निगमन विधि। दोस्तों गणित शिक्षण हेतु जो है सबसे उपयुक्त विधि मानी जाती है दोस्तों आगमन निगमन विधि। ऑप्शन फोर्थ इसका जवाब होगा, ठीक है दोस्तों। अगला है, गणित की उन्नति के साथ देश की उन्नति का घनिष्ठ संबंध है, यह कथन किसने कहा। गणित की उन्नति के साथ देश की उन्नति का घनिष्ठ संबंध है, यह कथन किसका है। तो यह कथन है दोस्तों नेपोलियन का।
गणित की उन्नति के साथ देश की उन्नति का घनिष्ठ संबंध है। यह कथन दोस्तों नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा था। तो ऑप्शन दूसरा इसका जवाब होगा। ठीक है दोस्तों। अगला देखिए, जब किसी नवीन प्रश्न को हल करना हो तो सबसे उपयुक्त विधि कौन सी मानी जाती है? जब किसी नवीन प्रश्न को जो है हल करना हो तो सबसे उपयुक्त विधि कौन सी होती है? तो ये होती है दोस्तों आगमन विधि, जिसमें विशेष से सामान्य की ओर चला जाता है। तो नवीन प्रश्न जब आता है, कोई नया प्रश्न आता है दोस्तों, तो उसको सबसे पहले आगमन विधि द्वारा उपयुक्त विधि माना जाता है उसको हल करने के लिए। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन दूसरा इसका जवाब होगा। ठीक है। अगला है, किस विधि का मुख्य उद्देश्य होता है स्वयं खोज करके अपने आप सीखना? किस विधि का मुख्य उद्देश्य होता है कि स्वयं खोज करके अपने आप सीखना? यह होता है दोस्तों अनुसंधान विधि का। अनुसंधान विधि का सबसे मुख्य उद्देश्य होता है दोस्तों कि स्वयं खोज करना और अपने आप सीखना। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन तीसरा इसका जवाब होगा। ठीक है। अगला देखिए, जिस विधि से छात्र प्रत्यक्ष रचना द्वारा गणित के तथ्यों संबंधी जानकारी करते हैं वह है। जिस विधि से छात्र जो हैं प्रत्यक्ष रचना द्वारा जो हैं गणित के तथ्यों संबंधी जानकारी करते हैं वह कौन सी विधि है? तो वो है दोस्तों योजना विधि। योजना विधि द्वारा जो है विधि द्वारा छात्र प्रत्यक्ष रचना द्वारा गणित के तथ्यों संबंधी जानकारी प्राप्त करते हैं। तो ऑप्शन फोर्थ इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है। अगला, गणित की पाठ्यचर्या निर्माण हेतु मुख्य सिद्धांत कौन सा है? गणित की पाठ्यचर्या निर्माण हेतु मुख्य सिद्धांत कौन सा है? तो आंसर होगा दोस्तों, सीधा आंसर बता दे रहे हैं, उपयोगिता का सिद्धांत। गणित की पाठ्यचर्या निर्माण हेतु दोस्तों मुख्य सिद्धांत है उपयोगिता का सिद्धांत। ऑप्शन पहला इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है। एक भी क्वेश्चन मिस ना कीजिएगा दोस्तों, एक भी क्वेश्चन ना छोड़िएगा इस वीडियो से। अगला, खेल विधि का दोष क्या है? खेल विधि का दोष क्या है? तो खेल विधि का दोष होता है दोस्तों थकावट का अनुभव। जब बच्चा थकावट अनुभव करता है तो उस समय उसका खेल विधि पर ध्यान केंद्रित नहीं रह पाता है, क्योंकि वो थक जाता है। तो इसी कारण से उसका शिक्षण भी रुक जाता है थकने के बाद, क्योंकि खेल विधि द्वारा जो है बच्चों को सिखाया भी जाता है। तो खेल विधि का एक प्रमुख दोष है दोस्तों थकावट का अनुभव। ठीक है। अगला देखिए, बालकों को कम से कम बताना चाहिए कि उन्हें अधिक से अधिक खोज निकालने के लिए प्रेरित करना चाहिए। यह सिद्धांत जिस विधि में लागू होता है वह क्या है? बालकों को कम से कम जो है बताना चाहिए, उन्हें अधिक से अधिक खोज निकालने के लिए प्रेरित करना चाहिए। यह सिद्धांत जिस विधि में लागू होता है वह विधि कौन सी है? तो उस विधि का नाम है दोस्तों ह्यूरिस्टिक विधि। तो ऑप्शन फोर्थ इसका जवाब होगा दोस्तों। ह्यूरिस्टिक विधि उस विधि का नाम है, याद रखिए दोस्तों। ठीक है। अगला देखिए, किस विधि द्वारा मानसिक, सामाजिक तथा शारीरिक शक्तियाँ क्रियाशील होती हैं? किस विधि द्वारा मानसिक, सामाजिक तथा शारीरिक शक्तियाँ क्रियाशील होती हैं? तो ये होती हैं दोस्तों खेल विधि द्वारा।
खेल विधि द्वारा जो है मानसिक, सामाजिक तथा शारीरिक शक्तियाँ क्रियाशील होती हैं दोस्तों। तो ऑप्शन दूसरा इसका जवाब होगा। ठीक है दोस्तों। अगला है, छात्रों की रचनात्मक शक्तियों का विकास किससे होता है? छात्रों की जो रचनात्मक शक्तियां हैं दोस्तों, उनका विकास किससे होता है? ऑप्शन हैं अंकगणित के शिक्षण से, रेखागणित के शिक्षण से, बीजगणित के शिक्षण से, या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों छात्रों की जो रचनात्मक शक्तियां होती हैं उनका विकास होता है रेखागणित के शिक्षण से। तो ऑप्शन दूसरा इसका जवाब होगा दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेखागणित के शिक्षण से जो है छात्रों की रचनात्मक शक्तियों का विकास होता है, याद रखिए दोस्तों। ऑप्शन दूसरा। ठीक है। अगला है, व्यवहारिक जीवन के लिए अधिक उपयोगी क्या है? व्यवहारिक जीवन के लिए अधिक उपयोगी क्या है दोस्तों? तो ये दोस्तों अंकगणित। व्यवहारिक जीवन के लिए दोस्तों अंकगणित, जिसमें संख्याओं का उपयोग किया जाता है, तो वो अंकगणित जो होता है दोस्तों व्यवहारिक जीवन के लिए सबसे अधिक उपयोगी होता है। तो ऑप्शन तीसरा इसका जवाब होगा। ठीक है दोस्तों। अगला है, विभिन्न संकेतों का ज्ञान होता है। विभिन्न संकेतों का ज्ञान किस शिक्षण विधि से होता है दोस्तों? किस शिक्षण से होता है? क्या वो अंकगणित के शिक्षण से होता है, रेखागणित के, बीजगणित के, या त्रिकोणमिति के? तो बीजगणित में जो है दोस्तों संकेतों का उपयोग किया जाता है, तो उससे ही दोस्तों संकेतों का ज्ञान होता है। तो ऑप्शन तीसरा इसका जवाब होगा। बीजगणित के शिक्षण से जो है विभिन्न संकेतों का ज्ञान होता है। तो ऑप्शन तीसरा इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि तर्क प्रदान विधि है? निम्नलिखित में से कौन सी विधि जो है तर्क प्रदान विधि है, जिसमें तर्क दिया जाता है दोस्तों? क्या वो संश्लेषण है, विश्लेषण है, व्याख्यान है, या खोज विधि है? तो दोस्तों विश्लेषण विधि में जो है तर्क प्रदान होता है। तो ऑप्शन दूसरा इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है। अगला है, बीजगणित शिक्षण की उपयुक्त विधि कौन सी है? बीजगणित शिक्षण की उपयुक्त विधि कौन सी है? क्या वो प्रायोगिक है, आगमन है, समीकरण है, या व्याख्यान है? तो बीजगणित शिक्षण की उपयुक्त विधि मानी जाती है दोस्तों समीकरण विधि। इक्वेशन मेथड जिसे कहा जाता है, समीकरण विधि, वो बीजगणित शिक्षण की उपयुक्त विधि मानी जाती है दोस्तों। ऑप्शन तीसरा इसका जवाब होगा। ठीक है। अगला देखिए, ज्यामिति की समस्याओं को हल करने के लिए, जो ट्रिग्नोमेट्री होती है दोस्तों, उसकी समस्या को हल करने के लिए किस विधि का प्रयोग अध्यापक को करना चाहिए? ज्यामिति की समस्याओं को हल करने के लिए किस विधि का प्रयोग अध्यापक को करना चाहिए? तो ये करना चाहिए दोस्तों विश्लेषण विधि का। विश्लेषण विधि का उपयोग ज्यामिति की समस्याओं को हल करने के लिए अध्यापक को करना चाहिए दोस्तों। तो ऑप्शन पहला इसका जवाब होगा। ठीक है दोस्तों। अगला है, आगमन विधि किसके लिए उपयुक्त मानी जाती है? आगमन विधि जो होती है जिसमें समस्याओं को समान विषय से सामान्य की ओर हल किया जाता है, तो ये विधि जो है किसके लिए उपयोग मानी जाती है? तो ये मानी जाती है दोस्तों सूत्र की स्थापना के लिए। सूत्र की स्थापना के लिए जो है आगमन विधि सबसे उपयुक्त मानी जाती है दोस्तों। तो ऑप्शन पहला इसका जवाब होगा। ठीक है दोस्तों।
अगला है परियोजना विधि के जन्मदाता कौन कहलाते हैं? परियोजना विधि के जन्मदाता कौन कहलाते हैं? तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, किलपैट्रिक को जो है परियोजना विधि के जन्मदाता माना जाता है। तो ऑप्शन पहला इसका जवाब होगा दोस्तों, किलपैट्रिक। ठीक है दोस्तों, अगला देखिए, ज्ञात से अज्ञात की ओर सिद्धांत किस विधि पर लागू होता है? ज्ञात से अज्ञात की ओर जो है सिद्धांत किस विधि पर लागू होता है? तो ये होता है दोस्तों संश्लेषण विधि पर। ज्ञात से अज्ञात की ओर सिद्धांत जो है होता है दोस्तों वो संश्लेषण विधि पर लागू होता है। तो ऑप्शन दूसरा इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, अगला, गणित शिक्षण में मौखिक कार्य का सर्वाधिक लाभ किससे होता है? गणित शिक्षण में मौखिक कार्य का सर्वाधिक लाभ है किस में होता है? तो गणित शिक्षण में मौखिक कार्य जो होता है दोस्तों, जब हम किसी से प्रश्न सुनते हैं मौखिक मुँह जबानी, तो दोस्तों इसका मूल्यांकन कार्य जो है आसान होता है, क्योंकि इसका जो रिजल्ट है दोस्तों तभी आ जाता है जब वो क्वेश्चन बोलते हैं अध्यापक और विद्यार्थी जब उसका जवाब दे। तो इस मूल्यांकन में जो है कार्य आसान हो जाता है दोस्तों। तो ऑप्शन पहला इसका जवाब होगा। ठीक है, अगला आगमन विधि मार्ग है। आगमन विधि किसका मार्ग है दोस्तों? तो ये होता है दोस्तों खोज का। आगमन विधि मार्ग है दोस्तों खोज का। ऑप्शन पहला इसका जवाब होगा। ठीक है दोस्तों, अगला, निगमन विधि मार्ग किसका है? निगमन विधि किसका मार्ग होता है दोस्तों, जिसमें विशेष से सामान्य की ओर जो है हल किया जाता है? तो निगमन विधि मार्ग है दोस्तों अनुकरण का। ऑप्शन फोर्थ इसका जवाब होगा। निगमन विधि किसका मार्ग है दोस्तों? अनुकरण का। ठीक है, याद रखिएगा। अगला, विश्लेषण विधि का दोष क्या है? विश्लेषण विधि का दोष क्या है? दोस्तों यह विधि छोटे बालकों के लिए उपयोगी नहीं है, क्योंकि विश्लेषण विधि जो है दोस्तों बड़ों के लिए होती है। तो ऑप्शन पहला भी ठीक है। समस्या हल करने में समय ज़्यादा लगता है विश्लेषण विधि में दोस्तों, जब समस्या का हल किया जाता है तो समय उसमें ज़्यादा खर्च होता है, ये भी इसका दोष है। पूरा पाठ्यक्रम इस विधि से हल नहीं किया जा सकता है। विश्लेषण विधि द्वारा दोस्तों एक या दो सवाल जो है हल किए जा सकते हैं, लेकिन पूरा पाठ्यक्रम इससे नहीं हल किया जा सकता। तो ऑप्शन तीसरा भी इसका दोष है दोस्तों। तो उपरोक्त सभी इसका जवाब होगा। उपरोक्त सभी कथन जो हैं इसके दोष हैं। ठीक है दोस्तों, अगला, हर्बर्ट के प्रथम प्रस्तावना का विकास किसके द्वारा होता है? हर्बर्ट के प्रथम पद यानी प्रस्तावना का विकास जो है किसके द्वारा होता है? तो ये होता है दोस्तों मौखिक कार्य द्वारा। मौखिक कार्य द्वारा जो है प्रथम प्रस्तावना का विकास होता है। जो हर्बर्ट का प्रथम पद है तो उसके द्वारा जो है मौखिक कार्य द्वारा ये विकास होता है। तो ऑप्शन पहला इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, अगला, किसी खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए उपयोगी गणित शिक्षण विधि कौन सी है? किसी खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए उपयोगी गणित शिक्षण विधि कौन सी है? तो ये होती है दोस्तों क्रिया विधि। क्रिया विधि द्वारा जो है दोस्तों किसी खेत का क्षेत्रफल माप सकते हैं।
तो ऑप्शन तीसरा इसका जवाब होगा। ठीक है दोस्तों, अगला देखिए, ज्ञानात्मक उद्देश्य का उदाहरण क्या है। ज्ञानात्मक जो उद्देश्य होता है दोस्तों, उसका उदाहरण इनमें से छांटना है हमको। पहला देखिए, छात्र गणित के तथ्य, शहरों तथा संकेतों को पहचान सकता है। दोस्तों पहला इसका जवाब होगा कि जो छात्र है ज्ञानात्मक उद्देश्य से जो है गणित के तथ्य, शहरों तथा संकेतों को पहचान सकता है। तो ऑप्शन पहला इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगला है, कौशलात्मक उद्देश्य का उदाहरण क्या है। कौशलात्मक उद्देश्य का उदाहरण क्या है दोस्तों इनमें से। तो कौशलात्मक उद्देश्य होता है दोस्तों, गणित की आकृतियां बना सकेंगे। कौशलात्मक उद्देश्य दोस्तों क्या होता है, जब कौशल आ जाता है तो उस समय जो गणित की आकृतियां होती है दोस्तों उनसे वो बना सकेंगे। तो ऑप्शन दूसरा इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, अगला, हर्बर्ट की पंचपदीय पाठ योजना का प्रथम पद कौन सा है। हर्बर्ट की पंचपदीय पाठ योजना का प्रथम पद कौन सा है। तो ये होता है दोस्तों प्रस्तावना। याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हर्बर्ट की पंचपदीय पाठ योजना का प्रथम पद है दोस्तों प्रस्तावना। तो ऑप्शन दूसरा इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, एक छात्र आयत, त्रिभुज, वर्ग आदि की परिभाषा बता सकता है। बताओ छात्र का यह ज्ञान किस उद्देश्य से संबंधित है। एक छात्र जो है आयत, त्रिभुज, वर्ग आदि की परिभाषा बता सकता है। तो बताओ वो छात्र का यह ज्ञान किस उद्देश्य से संबंधित है। क्या वो कुशलात्मक है, ज्ञानात्मक है, ज्ञानोपयोग है या अवबोध उद्देश्य है। तो यह दोस्तों ज्ञानात्मक उद्देश्य है। उस बच्चे का कौन सा उद्देश्य है, ये ज्ञानात्मक उद्देश्य से संबंधित है कि वो आयत, त्रिभुज, वर्ग आदि की परिभाषा बता सकता है। तो ऑप्शन दूसरा इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, अगला, एक अध्यापक छात्रों को दो वस्तुओं में तुलना करना, अंतर करना सिखाता है। अध्यापक छात्रों में किस शैक्षिक उद्देश्य को विकसित करना चाहता है। एक अध्यापक छात्रों को दो वस्तुओं में तुलना करना, अंतर करना सिखाता है। अध्यापक छात्रों में किस शैक्षिक उद्देश्य को विकसित करना चाहता है। तो यह करना चाहता है दोस्तों अबोध को। अबोध को जो है अध्यापक बच्चों में ये विकसित करना चाहता है। तो पहला इसका जवाब होगा। ठीक है दोस्तों, अगला, बाबूलाल गणित के अध्यापक गणितज्ञों को सम्मान की दृष्टि से देखता है। उनके संबंध में सकारात्मक सोच रखता है। इस शैक्षिक उद्देश्य का संबंध किस उद्देश्य से है। जो बाबूलाल है वो गणित के जो अध्यापक होते हैं, गणितज्ञ होते हैं, उनको सम्मान की दृष्टि से देखता है, उनके संबंध में सकारात्मक सोच रखता है। इस शैक्षिक उद्देश्य का संबंध किस उद्देश्य से है। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, क्या वो अभिवर्ती है, अवबोध है, ज्ञानात्मक है, कुशलात्मक उद्देश्य है। तो यह दोस्तों अभिवर्ती, अभिवर्ती उद्देश्य से ये संबंध रखता है। तो ऑप्शन पहला इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, अगला है, गणित असभ्यता और संस्कृति का दर्पण है, यह किसका कथन है। गणित जो है सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है, यह किसका कथन है, किसने कथन कहा था। यह कथन है दोस्तों होगबेन का। होगबेन ने कहा था कि जो गणित है दोस्तों सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है। तो ऑप्शन दूसरा इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है,
अगला, गणित तर्कसम्मत विचार, यथार्थ कथन तथा सत्य बोलने की शक्ति प्रदान करता है। यह कथन किसने कहा? गणित जो है तर्कसम्मत विचार, यथार्थ कथन तथा सत्य बोलने की शक्ति प्रदान करता है। यह कथन किसका है दोस्तों? तो यह कथन है दोस्तों डटन का। डटन ने यह बात कही थी, तो ऑप्शन पहला इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है। अगला देखिए, सारा वैज्ञानिक ज्ञान जो बिना गणित के प्रारंभ होता है झूठा है, दोषपूर्ण है। यह कथन किसका है? सारा वैज्ञानिक ज्ञान जो बिना गणित के प्रारंभ होता है झूठा है, दोषपूर्ण है। यह कथन किसने कहा है दोस्तों? तो यह कथन कहा है दोस्तों कॉमेट महोदय ने। कॉमेट महोदय ने बात कही है कि सारा वैज्ञानिक ज्ञान जो गणित के बिना प्रारंभ होता है वो झूठा है, दोषपूर्ण है। ऑप्शन पहला इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है। अगला, गणित की समस्त शाखाओं में कौन सी प्राचीन है? गणित की समस्त शाखाओं में कौन सी जो प्राचीन, सबसे प्राचीन कौन सी है इनमें से? यानी कि सबसे पुरानी विधि पूछी दोस्तों, क्या वो अंकगणित है, रेखागणित है, बीजगणित है, कोई नहीं। तो गणित की जो समस्त शाखाएं हैं दोस्तों उनमें से सबसे प्राचीन है अंकगणित। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, अंकगणित सबसे प्राचीन है, तो ऑप्शन पहला इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है। अगला है, शिक्षण प्रक्रिया का आखिरी चरण कौन सा होता है? शिक्षण प्रक्रिया का आखिरी चरण कौन सा होता है? तो सबसे आखिरी चरण होता है दोस्तों मूल्यांकन करना। मूल्यांकन करना शिक्षण प्रक्रिया का आखिरी चरण होता है दोस्तों सबसे, तो पहला इसका जवाब होगा। ठीक है दोस्तों। अगला, जिस विधि में पहले उदाहरण बाद में नियम बताए जाते हैं वह विधि कौन सी है? जिस विधि में पहले उदाहरण बाद में नियम बताए जाते हैं वह विधि कौन सी है? तो उस विधि का नाम है दोस्तों आगमन विधि। आगमन विधि में जो है दोस्तों पहले उदाहरण बाद में नियम बताए जाते हैं। तो ठीक है दोस्तों, ऑप्शन दूसरा इसका जवाब होगा। अगला देखिए, प्राथमिक स्तर पर अंकगणित शिक्षण होना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर जो अंकगणित है वो किस प्रकार का होना चाहिए दोस्तों? तो ये होना चाहिए दोस्तों स्मृति केंद्रित। प्राथमिक स्तर पर अंकगणित शिक्षण जो है स्मृति केंद्रित होना चाहिए, तो ऑप्शन तीसरा इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है। अगला, गृह कार्य देने का निम्न उद्देश्य क्या होता है? गृह कार्य देने का निम्न में से उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन देखिए, पहला अवकाश काल का सदुपयोग करना, कि जिससे जो छुट्टियां हुई हैं बच्चों की उसका सदुपयोग हो सके। ठीक है। स्वाध्याय व मनन की आदत को विकसित करना, खुद पढ़ सके बच्चे, ये भी ठीक है। कक्षा में अर्जित अनुभवों का विस्तार देना, कक्षा में अर्जित जो अनुभव होते हैं दोस्तों उनको फैलाना, विस्तार देना भी दोस्तों गृह कार्य देने का उद्देश्य होता है। तो उपरोक्त सभी यानी कि उपरोक्त सभी कथन जो है इसके सही होंगे दोस्तों। तो ऑप्शन फोर्थ इसका जवाब होगा। ठीक है। अगला, अंक गणित शिक्षण की विधि इनमें से कौन सी है? अंकगणित शिक्षण की विधि किन इनमें से कौन सी है दोस्तों जिसमें अंकगणित उपयोग हुआ होता है? क्या वो खेलकूद है, समीकरण है, प्रदर्शन या सूत्र विधि? तो अंकगणित शिक्षण की विधि है दोस्तों समीकरण। तो ऑप्शन दूसरा इसका जवाब होगा दोस्तों।
समीकरण में जो है अंकगणित शिक्षण का उपयोग होता है, तो ऑप्शन दूसरा इसका जवाब होगा। ठीक है दोस्तों। अगला है, पाठ्यक्रम शिक्षक के हाथ में एक साधन है जिससे वह अपने विद्यालय में अपने उद्देश्य के अनुसार अपने छात्र को कोई भी रूप दे सकता है। यह कथन किसने कहा? पाठ्यक्रम जो है शिक्षक के हाथ में एक साधन है जिससे वह अपने विद्यालय में अपने उद्देश्य के अनुसार अपने छात्र को कोई भी रूप दे सकता है। तो ये कथन किसने कहा था? हर्बर्ट कनिंघम, स्किनर या वॉटसन? दोस्तों याद रखिएगा, ये कथन कहा था कनिंघम ने। ऑप्शन दूसरा इसका जवाब होगा। ठीक है दोस्तों। अगला, निम्नलिखित में से किस एक परिवर्तन को सीखने की श्रेणी में रखा जाएगा? निम्नलिखित में से किस एक को जो है परिवर्तन की श्रेणी में रखा जाएगा? तो सीधा आंसर बता दे रहे हैं दोस्तों, जो परिवर्तन को सीखने की श्रेणी में रखा जाएगा उसको वो कहेंगे अभ्यास या अनुभूमित दोनों से होने वाले अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन को जो है परिवर्तन को सीखने की श्रेणी में रखा जाएगा दोस्तों। तो ऑप्शन फोर्थ इसका जवाब होगा। ठीक है दोस्तों। अगला देखिए, दौड़ के मैदान से आपका क्या अभिप्राय है? दौड़ के मैदान से क्या अभिप्राय है? दौड़ का मैदान होता है दोस्तों, यानी कि दौड़ का मैदान एक पाठ्यक्रम यानी करिकुलम का एक शाब्दिक अर्थ है। शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों, दौड़ का मैदान होता है शिक्षा या पाठ शिक्षा क्रम। दौड़ का मैदान से अभिप्राय होता है दोस्तों शिक्षा क्रम से। तो ऑप्शन पहला इसका जवाब होगा। ठीक है दोस्तों। अगला, रेखागणित हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण विधि कौन सी है? रेखागणित को सीखने हेतु दोस्तों सर्वाधिक महत्वपूर्ण विधि कौन सी है? क्या वो परिकल्पना विधि है, आगमन है, निगमन है या खोज विधि है? तो ये है दोस्तों आगमन विधि। रेखागणित हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण विधि है दोस्तों आगमन विधि। तो ऑप्शन दूसरा इसका जवाब होगा। ठीक है दोस्तों। अगला, उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का सर्वाधिक महत्व किस रूप में है? उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का सर्वाधिक महत्व किस रूप में है? तो यह दोस्तों व्यवहारिक रूप में। उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का सर्वाधिक महत्व दोस्तों व्यवहारिक रूप में है। तो ऑप्शन पहला इसका जवाब होगा। ठीक है दोस्तों। अगला, गणित के मानसिक सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों आ सकता है क्वेश्चन ये कि गणित के मानसिक सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? तो ये हैं दोस्तों प्लेटो। गणित के मानसिक सिद्धांत के प्रवर्तक हैं दोस्तों प्लेटो। ऑप्शन पहला इसका जवाब होगा। याद रखिएगा दोस्तों, प्लेटो। चलते हैं अगले पर। देखो, सुनो और समझो सिद्धांत पर आधारित शिक्षण विधि कौन सी है? देखो, सुनो और समझो सिद्धांत पर आधारित शिक्षण विधि कौन सी है दोस्तों? तो यह है दोस्तों प्रदर्शन विधि। प्रदर्शन विधि में जो है दोस्तों देखा भी जा सकता है, उसको सुना भी जा सकता है और समझा जा सकता है। तो प्रदर्शन विधि द्वारा ये काम किया जा सकता है दोस्तों। तो ऑप्शन पहला इसका जवाब होगा। ठीक है। अगला है, गणित एक ऐसा विषय है जो मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित करने का अवसर प्रदान करता है तथा एक सुसुप्त आत्मा में चेतना एवं नवीन जागृति उत्पन्न करने के लिए कौशल गणित की ही प्रदान कर सकता है। यह कथन किसने कहा? दोस्तों 4 लाइन का कथन है। ये कथन किसने कहा था?
ये कहा था दोस्तों प्लेटो ने। ऑप्शन 4 इसका जवाब होगा, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों। और अंतिम है दोस्तों, जब एक छात्र गणित की समस्या को स्वयं हल कर सकता है तो वह शिक्षण के किस उद्देश्य की पूर्ति कर रहा है। जब एक छात्र जो है गणित की समस्या को स्वयं हल कर सकता है तो वह शिक्षण के किस उद्देश्य की पूर्ति कर रहा है। तो वो कर रहा है दोस्तों ज्ञान उपयोग की। तो ऑप्शन 3 इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है। तो लीजिए दोस्तों, आपकी वीडियो होती है आप पर कंप्लीट। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताइएगा और आरएस नोट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नए रोचक प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।